हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की अपनी थर्ड वीडियो। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी प्यूरिन मेटाबॉलिज्म के क्लिनिकल एंड अप्लाइड एस्पेक्ट्स के बारे में। उसमें हमने गाउट और लेशनियान सिंड्रोम कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम पायरामिडिन मेटाबॉलिज्म कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले पायरामिडीन। पायरामिडीन के एग्जाम्पल्स जो कि तीन हैं, CUT कट। कट से आप याद रख सकते हैं साइटोसिल, यूरेसिल एंड थाइमिडिन। आपको याद होगा कि यूरेसिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट होता है और थाइमिडिन सिर्फ DNA में प्रेजेंट होता है। अच्छा, अब पायरिमिडिन जो कंपाउंड है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, स्ट्रक्चर और डोनर के बारे में। तो स्ट्रक्चर इनकी सिंगल रिंग होती है और ये 6 मेंबर्ड रिंग है और इसमें नाइट्रोजन और कार्बन एटम्स होते हैं। दोस्तों, इसमें डोनर को भी आपको याद रखना होगा कि एस्पार्टेट, CO2 और ग्लूटामिन इसमें डोनर होते हैं। इस रिंग को याद रखने का तरीका सबसे बढ़िया बना के देखना ही है। तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसकी नंबरिंग, डोनर और इसको रिंग को बनाना, कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ सिंगल बॉन्ड है, ये सब आपको ही याद करना पड़ेगा बना बना कर। वही इसका सबसे अच्छा तरीका है। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं पायरामिडीन और प्यूरिन सिंथेसिस में डिफरेंस की। तो प्यूरिन सिंथेसिस में मैंने बताया था कि प्यूरिन्स जो होते हैं वो कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। फ्री फॉर्म में उनका सिंथेसिस अपनी बॉडी के अंदर नहीं होता है। जो प्यूरिन्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग फॉस्फेट शुगर बैकबोन पे सिंथेसाइज किए जाते हैं, लेकिन पायरिमिडीन सिंथेसिस ऐसा नहीं होता है। पायरिमिडीन्स जो होते हैं दोस्तों, उन्हें हम डायरेक्टली फ्रीली बना सकते हैं बॉडी में। फ्री पायरिमिडीन जो कंपाउंड है, मतलब आपको साइटोसिल, यूरेसिल और थाइमिडीन फ्री बना सकते हैं और उसके बाद उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जाता है फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फेट शुगर बैकबोन पर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पायरिमिडीन सिंथेसिस की प्रोसेस की। तो प्रोसेस तो बहुत बड़ी है दोस्तों, 10 स्टेप की है लगभग। तो वो तो पूरी याद हम करेंगे नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर उस प्रोसेस के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, जिससे कि यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम CPS2 की। CPS2 सेकंड स्टेप में यूज़ आता है। CPS2 की फुल फॉर्म है कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेस 2। दोस्तों, CPS2 है तो CPS1 भी होता है। CPS1 जो है वो यूरिया साइकिल में होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है, यूरिया साइकिल में यूज़ होता है। अब CPS2 की बात करते हैं। तो CPS2 ATP डिपेंडेंट रिएक्शन कैटेलाइज करता है पायरिमिडीन सिंथेसिस में। प्लस इसके अंदर ग्लूटामिल जो ग्रुप है, इस रिएक्शन के अंदर ग्लूटामिल ट्रांसफर करता है उसका अमाइडो नाइट्रोजन टू CO2। ग्लूटामिल ट्रांसफर्स इट्स अमाइडो नाइट्रोजन टू CO2 टू फॉर्म कार्बोमोइल फॉस्फेट बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये जितने भी आगे मैं आपको सिंथेसिस के लिए पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये एज इट इज़ आपको याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं से आएगा। CPS2 का एक्टिवेशन ATP और PRPP से होता है, जैसा कि पिछले वाले प्यूरिन सिंथेसिस में भी हमने पढ़ा था। सेकंड नंबर का एंजाइम वहाँ पे था, जो वो कमिटेड स्टेप का एंजाइम था, ग्लूटामिल PRPP ग्लूटामिल अमीडो ट्रांसफरेज। तो उसी की तरह यहाँ पे CPS2 है। ये भी ATP और PRPP से एक्टिवेट होता है। और जो इस पूरी पैरामिडिन सिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, यानी कि UTP हुआ, UMP हुआ, वो सब इसको इनहिबिट करते हैं। अब बात करते हैं CPS2 एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमोइलेज और डाइहाइड्रो ओरोटेज की। तो ये जो तीनों एंजाइम है दोस्तों, ये तीनों एंजाइम फंक्शनल यूनिट होते हैं सेम प्रोटीन के, यानी कि इन्हें हम मल्टी फंक्शनल एंजाइम्स के नाम से जानते हैं। तो एक पॉइंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और बात करें OPRT यानी ओरोटेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज एंड OMP डीकार्बोक्सिलेज। ये दोनों एंजाइम बाई फंक्शनल एंजाइम होते हैं और आगे हम इसका जब क्लिनिकल पढ़ेंगे ओरोटिक एसिड यूरिया, तो उसमें काफ़ी काम आने वाले हैं। अब बात करते हैं पायरिमिडीन सिंथेसिस के रेगुलेशन की। दोस्तों, पायरिमिडीन सिंथेसिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैं पहले बता चुका हूँ। अब हम बात कर रहे हैं उनके रेगुलेशन की। तो रेगुलेशन में सबसे पहले CPS2 चूँकि इंपॉर्टेंट एंजाइम है, तो इसी का रेगुलेशन, पूरी सिंथेसिस प्रोसेस का रेगुलेशन होता है एनिमल्स के केस में। जबकि हम बैक्टीरिया की बात करें तो वहाँ पे हम ATCase एंजाइम को रेगुलेट मेनली करते हैं। तो पहले एनिमल्स की बात करते हैं। तो एनिमल्स में CPS2 के एक्टिवेटर तो हम बता ही चुके हैं कि PRPP और ATP उसके एक्टिवेटर है। अगर हम इनिबिटर, UTP और UDP चूँकि फाइनल प्रोडक्ट है इस स्टेप के,
तो जब अगर वो पहले से ज़्यादा है तो इस स्टेप का चलने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और इसलिए वो इनिबिटर की तरह काम करते हैं। बात करते हैं हम OMP डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की, तो OMP डिकार्बोक्सिलेज भी इसके फाइनल प्रोडक्ट UMP और CMP से इनिबिट होता है। दोस्तों बात करते हैं बैक्टीरिया में रेगुलेशन की, तो ATCase एंजाइम आपको पता ही है, ये कमिटेड स्टेप का एंजाइम है, तो इसका भी इनिबिशन जो होता है वो फीडबैक इनिबिशन होता है। जैसे प्यूरिन में था, प्यूरिन में भी जो कमिटेड स्टेप थी उसका जो एंजाइम था PRPP ग्लूटामिल अमीडो ट्रांसफरेज, वो भी फीडबैक इनिबिशन के कंट्रोल में था, और यहाँ पे भी जो कमिटेड स्टेप का एंजाइम है वो फीडबैक इनिबिशन के कंट्रोल में है। फीडबैक इनिबिशन के अगर कंट्रोल में है तो जो इसके रिएक्शन के फाइनल प्रोडक्ट्स है, यानी कि CTP और जैसे कि UMP बोल सकते हैं आप, तो ये सब उसे इनहिबिट करते हैं ATCase को। और स्टिमुलेट कौन करेगा? ATP स्टिमुलेट करेगा, जैसा कि पहले भी कर रहे थे। दोस्तों बात करें इस प्रोसेस के इनहिबिशन की, तो इनहिबिशन में एक एंजाइम है थायमिडाइलेट सिंथेटेज, थायमिडाइलेट सिंथेटेज। तो ये थायमिडाइलेट सिंथेटेज क्या है? पायरिमिडिन सिंथेसिस का एक एंजाइम है। तो इसको चाहिए N5N10 मिथिनाइल टेट्रा हाइड्रोक्सीफोलेट, N5N10 मिथिनाइल टेट्रा हाइड्रोक्सीफोलेट, इसकी फंक्शनिंग के लिए। तो ये टेट्रा हाइड्रोक्सीफोलेट क्या फोलिक एसिड से रिलेटेड है, तो फोलिक एसिड की अगर सिंथेसिस को हम रोक दें, जैसा कि हमने प्यूरिन सिंथेसिस में करा था, तो हम पायरिमिडिन सिंथेसिस को रोक सकते हैं, और पायरिमिडिन सिंथेसिस को रोक के हम एंटी कैंसर ड्रग बना सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे मिथोट्रेक्सेट था, तो वही एग्जांपल हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। तो बात आती है कोऑर्डिनेशन की। कोऑर्डिनेशन किस किस के बीच में? प्यूरिन सिंथेसिस और पायरिमिडिन सिंथेसिस के बीच में। तो पहले तो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है। दोस्तों आप सबने 12th क्लास में वॉटसन एंड क्रिक का DNA मॉडल, डबल हेलिक्स DNA मॉडल पढ़ा होगा। तो उसमें आपको पता होगा कि दोनों DNA के स्ट्रैंड्स के बीच में अप्रोक्सीमेट इक्वल डिस्टेंस रहे, इसके लिए एक तरफ सिंगल रिंग कंपाउंड होता है और दूसरी तरफ डबल रिंग कंपाउंड आता है। या दोस्तों इसे यूं कह लें कि एक तरफ प्यूरिन आता है और एक तरफ पायरिमिडिन आता है। तो अपनी बॉडी के अंदर मोल टू मोल रेशो मेंटेन होना जरूरी है, यानी कि जितने प्यूरिन्स हैं उतने ही पायरिमिडिन होने जरूरी है, क्योंकि जब अब न्यूक्लिक एसिड बनेगा तो हर एक प्यूरिन के लिए हमें हर एक पायरिमिडिन की आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मोल टू मोल रेशो होना जरूरी है अपनी बॉडी में। अब बात आती है कि इसको मेंटेन कैसे करें, यानी कि प्यूरिन जितने बने उतने पायरिमिडिन बने, ऐसा हम कैसे सुनिश्चित करा जाए। तो दोस्तों इसके लिए बॉडी हमारी बड़ी ही खूबसूरती से काम करती है। बॉडी के अंदर PRPP जो होता है, फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ये दोनों ही प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स दोनों ही प्रोसेस में कॉमन प्रोडक्ट है। प्यूरिन सिंथेसिस में भी PRPP का रोल है, पायरिमिडिन सिंथेसिस में PRPP का रोल है। अगर PRPP की कमी होगी तो दोनों ही स्टेप कम होएगी, अगर PRPP ज़्यादा है तो दोनों ही स्टेप बढ़ जाएगी, यानी कि दोनों ही स्टेप साथ साथ रेगुलेट है। साथ साथ रेगुलेट होने की वजह से क्या है, दोनों के जो फाइनल प्रोडक्ट है उनका नंबर मोल टू मोल सेम रहता है। तो इसीलिए ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सकता है अपनी बॉडी में PRPP से। बात करते हैं साल्वेज पाथवे की पायरिमिडिन्स में, जो कि बिल्कुल सिमिलर होता है प्यूरिन्स की तरह। यहाँ पे एंजाइम वहाँ की तरह ही होता है, जैसे वहाँ पे APRT एडेनिन पायरोफॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, HGPRT हाइपोजेंथिन ग्वेनिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ऐसे ही यहाँ पे एंजाइम है PPRT क्यों? पायरिमिडिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब PPRT का मतलब इसमें जो P है पायरिमिडिन वो कॉमन है, वो CUT तीनों के लिए पायरिमिडिन ही लगा दिया है। वहाँ पे फिक्स नाम था पायरिमिड प्यूरिन्स में, और पायरिमिडिन में सिंपली पायरिमिडिन हम कहते हैं। तो ये भी PRPP रिक्वायर है इसको भी, और वहाँ पे भी PRPP रिक्वायर्ड था प्यूरिन्स में भी। तो बिल्कुल सिमिलर पाथवे है, कोई नया याद रखने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक एंजाइम याद रखना है PPRT और उसकी फुल फॉर्म पायरिमिडिन फोस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन की। तो डिग्रेडेशन जैसे हमने प्यूरिन्स में पढ़ा था कि न्यूक्लिक एसिड यूरिक एसिड बनता है, तो उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे फाइनली तो बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है, लेकिन हम शुरू से देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या होता है। जैसे वहाँ पे हाइपोजेंथीन, जेंथीन, फिर उसके बाद यूरिक एसिड, तो ऐसे ही यहाँ पे भी हम देखते हैं। तो सबसे पहले शुरू होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे जैसे ये CTP हो सकता है, TTP हो सकता है, UTP हो सकता है। इनसे फिर बनता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस से बनता है बीटा अलानिन या बीटा अमीनो आइसोब्यूटायरेट, और फिर बन जाता है एसिटाइल कोएंजाइम है, सक्सिनाइल कोएंजाइम है। ये 4 स्टेप में मैंने इसे कंप्रेस कर दिया है। बीच में काफ़ी सारे एंजाइम्स भी होते हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही लिया है, ताकि आपके शॉर्ट टाइम में रिविजन हो सके। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस।
तो वहाँ का डिसऑर्डर जैसे मेनली इंपॉर्टेंट तो गाउट था, वैसे ही यहाँ पे ओरोटिक एसिड यूरिया, गाउट में आपके यूरिक एसिड बढ़ रहा था, यहाँ पे आपके ओरोटिक एसिड बढ़ेगा। गाउट में जो टारगेट एंजाइम था आपका वो था ज़ैंथीन ऑक्सीडेज। यहाँ पे ओरोटिक एसिड यूरिया में जो एंजाइम है वो बाईफंक्शनल एंजाइम है एक्चुअली, जो अपन बात कर चुके हैं ओपीआरटी और ओएमपी कार्बोक्सिलेज की। तो इन एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है तो ओरोटिक एसिड जो है वो अपनी बॉडी में बढ़ जाता है। अब ओरोटिक एसिड इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि इन दोनों एंजाइम्स का सबस्ट्रेट होता है ओरोटिक एसिड, यानी कि ये दोनों एंजाइम एक्ट करते हैं ओरोटिक एसिड के ऊपर। अब ये दोनों एंजाइम अपनी बॉडी में अगर कम हो गए तो ओरोटिक एसिड पे एक्ट करने वाले एंजाइम की कमी के कारण ओरोटिक एसिड बढ़ जाएगा और ओरोटिक एसिड यूरिया हो जाएगा। दोस्तों एक खास बात यहाँ पे ये आती है कि सर्टेन ड्रग्स जैसे कि एलोप्यूरिनोल जो कि गाउट के ट्रीटमेंट में यूज़ होते हैं, वो ओरोटेट जो यानी कि ओरोटिक एसिड उसके साथ compete करते हैं इन दोनों एंजाइम्स के लिए, यानी कि इन दोनों एंजाइम्स पे बाइंड होने के लिए। तो अगर किसी पेशेंट को गाउट है और आप उसे एलोप्यूरिनोल दे रहे हैं और अगर गलती से एलोप्यूरिनोल का कंसंट्रेशन इतना पहुंच गया कि वो compete कर पा रहा है ओरोटिक एसिड से, तो हो सकता है कि आप ट्रीट तो गाउट कर रहे हैं लेकिन हो उसे ओरोटिक एसिड यूरिया जाए, क्योंकि एलोप्यूरिनोल भी उससे ओरोटिक एसिड से compete करता है। अच्छा, अब ओरोटिक एसिड यूरिया हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसका सीधा सीधा है दोस्तों, हम इसे डाइट रिच इन यूरिडिन और साइटिडिन देते हैं। यूरिडिन साइटिडिन रिच डाइट देने के पीछे दोस्तों रीज़न ये है कि यूरिडिन और साइटिडिन जो है वो हमने तैयार प्रोडक्ट दे दिया सीधे ही इस स्टेप का। हम क्या कर रहे थे, हम पायरिमिडिन बना रहे थे, ठीक है, जिसके अंदर ये एंजाइम यूज़ हो रहे थे। अब हमने क्या करा, सीधे ही पायरिमिडिन दे दिए, यानी यूरेडिन और साइटेडिन दे दिए। तो इस प्रोसेस का हो जाएगा फीडबैक इनिबिशन, और फीडबैक इनिबिशन अगर इस प्रोसेस का हो गया जो हमने पढ़ा था CPS2 से, तो क्या होगा, ये पूरी प्रोसेस नहीं चलेगी, और पूरी प्रोसेस ही नहीं चलेगी तो ओरोटेट बनने की नौबत ही नहीं आएगी, तो ओरोटिक एसिड यूरिया नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करी है पायरिमिडिन सिंथेसिस की। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा आपके गूगल फॉर्म का, जिसमें आपके लिए टेस्ट है। हर वीडियो के अंदर आप हम टेस्ट देते हैं, तो आप उन टेस्टों को ज़रूर अटेम्प्ट किया कीजिए। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये चैनल जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रोइंग फेज़ में है, ये वही फेज़ है दोस्तों जिसमें कि हमें सपोर्टर्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। तो आप इस चैनल को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई कमेंट हो या कोई आप पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।